भूमिहार एक जमाना था जब बिहार की राजनीति और भूमिहार एक दूसरे के पर्याय होते थे, लेकिन आज उनकी सियासत ताकत की चर्चा उनके बिखराव और बेचैनी की वजह से भी होती है। इनको समझने के लिए हमें साल 1950 में चलना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू जमींदारी उन्मूलन कानून को लेकर हिचक रहे थे। उनको डर था कि कहीं जमींदार, जो कांग्रेस के बहुत बड़े मददगार थे, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था, यह नाराज न हो जाए। तभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी ही जाति के बड़े बड़े जमींदारों और राजाओं के खिलाफ जाकर बिहार में देश का पहला जमींदारी उन्मूलन कानून पास कर दिया। यह एक भूमिहार नेता का अपने ही ताकतवर जाति के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन फिर 90 का दशक आते आते ऐसा क्या हो गया कि बिहार के निर्माता कहे जाने वाले इसी समाज को अपनी ही जमीन पर बंदूक उठानी पड़ी। परशुराम वंशज होने का दावा करने वाली इस जाति के हाथों में कलम और जमीन की जगह हथियार कैसे आ गए, और कैसे कांग्रेस की रीढ़ माने जाने वाला यह समाज आज हिंदुत्व की सियासत में अपनी नई जगह को तलाशता है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण ठाकुर और आज हम जानेंगे बिहार की सियासत में भूमिहारों की इसी दिलचस्प भूमिका को। भूमिहार है कौन? क्या वह ब्राह्मण है, राजपूत है या फिर कोई और जाति? यह एक ऐसा सवाल है जो दशकों से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज में गूंजता रहा है। इसी एक सवाल ने बड़ी बड़ी बहसें खड़ी कर दी और कई बार सामाजिक तनाव भी पैदा किया। जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो भूमिहार समाज से जुड़ा इतिहास और उनके नेता एक ही दावा पेश करते हैं कि वो अयाचक ब्राह्मण है। अब अयाचक परंपरा क्या है? इस दावे को समझने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती अपनी किताब ब्रह्मर्षि वंश विस्तार में ब्राह्मणों के 6 कर्मों का जिक्र करते हैं। षष्ठ कर्म में वो समझाते हैं कि इन 6 कर्मों में से 3 धर्म के लिए थे: यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और दान देना। अब जो बाकी 3 कर्म थे, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ाना और दान लेना, यह सिर्फ जीविका यानी पेट पालने के साधन थे, परिवार को पालने के लिए। भूमिहारों की पहचान इसी दूसरे हिस्से को त्यागने से जुड़ी है। उन्होंने दान और दक्षिणा पर जीने के बजाय जमीन और किसानी को अपनी जीविका बनाया। भूमिहारों को जमींदारी से जोड़कर भी देखा ही जाता है। उनकी पहचान इस तरह कैसे बनी? भूमिहार समाज अपनी इस पहचान की जड़ें योद्धा ऋषि परशुराम की पौराणिक कथा से जोड़ता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम ने क्षत्रिय राजाओं को हराकर उनकी जमीन और ब्राह्मणों अनुयायियों को सौंप दी ताकि वह उसकी रक्षा कर सके और उस पर खेती करके अपना जीवन चला ले। इस मान्यता ने उन्हें एक जिम्मेदार योद्धा की पहचान दी। समाज का नाम यानी कि भूमिहार भी इसी इतिहास की तरफ इशारा करता है, या इस मत की तरफ। अनुराग शर्मा अपनी किताब ब्राह्मण्स हु रिफ्यूज टू बैक में समझाते हैं कि यह 2 शब्दों से बना है, भूमि और हार, यानी धारण करने वाला या मालक। पुराने जमाने में भूमि एक ऐसी खास जमींदारी को कहा जाता था जो अक्सर सैनिक सेवा या किसी इलाके की हिफाजत करने के बदले दी जाती। तो जो ब्राह्मण ने ऐसे जमीनों के मालिक हुए वो भूमिहार ब्राह्मण कहलाए। और इसी वजह से फ्रांसिस बुकनान जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें मिलिट्री ब्राह्मणाज कहा। मेगास्थनीज जैसे यूनानी राजदूत ने भी लिखा कि मगध के कुछ ब्राह्मण जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाते थे और बड़ी बहादुरी से लड़ते भी थे। लेकिन इस दावे के साथ साथ कुछ विवादित कहानियां भी हमेशा चलती रही। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री जैसे इतिहासकार का मानना था कि मौर्य काल में जब मगध बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बना तब कई ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन क्योंकि वो स्टेट रिलीजन की तरह होता जा रहा था, सदियों बाद जब हिंदू परंपराओं के राजाओं का रसूख लौटा तो यह लोग वापस अपने पुराने धर्म में लौटे। उनकी इसी घर वापसी की वजह से ब्राह्मणों के एक तबके ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। जो कन्वर्ट हुए और फिर दोबारा कन्वर्ट, और उन्हें बावन या भूमिहार ब्राह्मण जैसी अलग पहचान दे दी गई। तो इस तरह भूमिहार समाज की कहानी जमीन पर अधिकार और पुरोहित के त्याग की कहानी बन जाती है। एक ऐसी पहचान जिसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की झलक मिलती है। यह पहचान जितनी सीधी आपको नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, लेकिन यह तो सिर्फ पहचान की बुनियाद थी। इस पहचान को कागज पर और समाज में मनवाने के लिए भूमिहारों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अपनी अयाचक ब्राह्मण वाली पहचान के बावजूद भूमिहारों को इसे समाज को और सरकार को मनवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लड़ाई का मैदान बना ब्रिटिश राज की जनगणना सेंसस। अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत की हर जाति को सामाजिक सीढ़ी में ऊपर नीचे फिट करते थे। कई स्कॉलर्स का यह भी मानना था कि अंग्रेज सिर्फ क्लासिफाई करना चाहते थे, यूरोपियन लैंड से इंडियन सोसाइटी को देखना चाहते, एक टेबल बनाना चाहते थे। और सेंसस की अपनी भूमिका है भारत के समाज को समझने, उस समय के डाटा की भी है। लेकिन ये जो फूट डालो और राजनीति करो वाली चीज है वो अंग्रेजों के हर फैसले के कहीं ना कहीं मूल में रहती। सेंसस की जो रिक्वायरमेंट है और उसकी जो जगह है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन इससे होता क्या था इसकी तरफ संकेत है। इसकी सबसे बड़ी चोट भूमिहारों को कैसे लगी, इसके लिए एक किस्सा सुनिए आप। 1857 की क्रांति का किस्सा है। अनुराग शर्मा अपनी किताब ब्राह्मणाज हु
रिफ्यूज टू बैग में लिखते हैं कि क्रांति के दौरान बेतिया, हथवा, टिकारी जैसे बड़ी भूमियार रियासतों के राजाओं ने या तो अंग्रेजों का साथ दे दिया या फिर वो तटस्थ रहे। लेकिन अंग्रेज इस बात से नाराज थे कि 1857 की बगावत की पहली चिंगारी एक भूमिहार सिपाही मंगल पांडे ने सुलगाई थी। शायद इसी का बदला लेने के लिए जब 1865 में अंग्रेजों ने जातियों की पहली लिस्ट बनाई तो उसमें ब्राह्मणों को पहले और राजपूत को दूसरे नंबर पर रखा। वहीं भूमिहार को तीसरे पायदान पर धकेल दिया गया। इस कदम को भूमिहार समाज ने अपने लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा। प्रिविलेज जाति किसी को अच्छी नहीं लगती। जब 1881 की आधिकारिक जनगणना में यही बात दोहरा दी गई तो फिर पूरे समाज में गुस्सा ही फैल गया। इसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन फिर खड़ा हुआ। 1889 में बनारस के महाराजा श्री प्रभु नारायण सिंह के नेतृत्व में अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा इसका गठन होता है। इसका सिर्फ एक मकसद था, जनगणना में भूमिहारों को ब्राह्मण का दर्जा दिलवा दे। इसी लड़ाई में उन्हें एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा था। पारंपरिक पुरोहित करने वाले ब्राह्मण जो याचक परंपरा को अभी भी मान रहे थे, वो भूमिहार के दावे का कड़ा विरोध कर रहे थे। इस दौर में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी अपनी कलम उठाई। उन्होंने 1916 में भूमिहार ब्राह्मण परिचय नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने शास्त्रों का रेफरेंस दिया और साबित किया कि पुरोहित करना या दान लेना ब्राह्मण होने की शर्त नहीं है। हम पुरोहित नहीं करते न दान लेते, फिर भी हम ब्राह्मण हो सकते हैं। और यह बात शास्त्र से आ रही है। सालों के संघर्ष और सामाजिक दबाव के बाद आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत झुकी। 1911 की जनगणना में संयुक्त प्रांत यानी आज जो उत्तर प्रदेश बन गया, वहाँ उन्हें ब्राह्मणों के साथ गिना गया और बिहार में उन्हें ब्राह्मणों के बराबर मान लिया गया। ये तो थी बाहरी दुनिया से अपनी पहचान मनवाने की लड़ाई। लेकिन इस समाज के भीतर का ढांचा कैसा है, इसके अपने नियम कानून क्या है जो इन्हें दूसरे ब्राह्मणों से अलग बनाते हैं? इसका जवाब इनकी विवाह परंपरा में आपको मिल सकता है। अनुराग शर्मा अपनी किताब में बताते हैं कि भूमिहार समाज में शादी ब्याह के लिए दोहरी व्यवस्था काम करती है, एक गोत्र और दूसरी मूल। अब तो गोत्र तो वही है जो ज़्यादातर ब्राह्मणों में है, किसी वैदिक ऋषि के नाम से चलने वाला वंश, कश्यप, भरद्वाज, शांडिल्य, गौतम। लेकिन मूल इनकी अपनी अलग व्यवस्था है। मूल का मतलब है कि आपके खानदान का शुरुआती गांव कहाँ है। वह भूमिहारों के लिए गोत्र से भी ज़्यादा मायने रखता है। अनुराग शर्मा लिखते हैं कि समाज में एक ही गोत्र में फिर भी शादी हो सकती है, लेकिन एक ही मूल में शादी करना पूरी तरह से वर्जित है। एक लड़का न तो अपने पिता के मूल की लड़की से शादी कर सकता है और न ही माता के मूल की लड़की से शादी कर सकता है। यह व्यवस्था दिखाती है कि उन्होंने अपनी सामाजिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए कितने कड़े और जटिल नियम बनाए थे।